आप इसमें 100 ग्राम आप नीम खली डालिए, 50 ग्राम बोन मील। इंची पॉट के लिए म्यूट कर दो प्लीज। सॉरी श्यामा जी। हाँ, प्लीज तो 12 इंची पॉट के लिए हम डाल रहे हैं 100 ग्राम नीमखली और 50 ग्राम बोन मील। एक पिट को जब हम बना रहे हैं, जो हमारी पिट 2 फीट बाय 2 फीट है, ओके, ठीक है। हाँ, सब लोग अपने आप को म्यूट कर ले। हाँ, अब अगर हम पिट्स के लिए कर रहे हैं, तो जब आप पिट को डिग करते हैं, मैं आपको हमेशा ये कहती हूँ, ऊपर का 1 फुट का जो मिट्टी है उसको अलग रखिए और उससे नीचे 1 फुट का जो मिट्टी है वो अलग रखिए। ये टॉप वाली जो मिट्टी होती है 1 फुट की, ये हमारी टॉप सॉइल है, तो हम इसको खोना नहीं चाहते, ये हम अपने मिक्सचर में मिला लेंगे। ठीक है, सो ये आपकी जो मिक्सचर अभी मैंने बताई है, उसमें अब आप मिट्टी के लिए आप डालोगे 300 ग्राम नीमखली और 150 ग्राम बोन मील। जो टॉप सॉइल है वो भी इस मिक्सचर में मिला के अच्छी तरह फिर आप उस खड्डे में फिर से डाल दीजिए। नो, you will not find it difficult to get khangar. Praveen ji will tell you there is a gentleman in your area only who supplies. We all get our khangar from there. अच्छा, तो अब ये सब कुछ मिला के आपने पिट में वापस डाल दिया, उसमें भर के पानी दे दीजिए और थोड़ा बेविस्टीन का पानी मिला के वो भी डाल दीजिए इस पिट में, और इसको अब आप छोड़ दीजिए। अब सितंबर में बारिश होती है, होने दीजिए, अक्टूबर में बारिश होती है, होने दीजिए, ये मैच्योर कर देगा आपके पिट्स को। पिट्स को तैयार करने का ये तरीका है। गमलों को भी आप बना के रख दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर बारिश पड़ी इनके ऊपर, और ये थोड़ा मैच्योर हो जाता है इन द सेंस कि इसमें से जो केमिकल रिएक्शन होना है वो हो जाता है, सारे गैसेस निकल जाते हैं और मिट्टी जो है आपकी, जो माली कहता है ना, ठंडा हो गया है, तो वो हो जाता है इसके अंदर। तो इस तरह से आप बना के अपने पॉट्स को 12-12 इंची आपको चाहिए। अगर आप एचटी कर रहे हो तो आपको डेफिनेटली 12 इंची चाहिए। अगर आप मिनिएचर रोजेस कर रहे हो तो आप 8 इंची पॉट्स में भी मिनिएचर रोजेस को उगा सकते हैं आराम से। और यदि आप फ्लोरिबंडा करना चाहते हैं तो फिर से आप 10 से 12 इंची के पॉट्स लीजिए, वो अच्छे रहते हैं। और हम तो आपसे कह रहे हैं कि मिट्टी के पॉट्स, वी प्रेफर मिट्टी के पॉट्स, क्योंकि इट ब्रीथ्स एंड समर विंटर दोनों के टेम्परेचर्स को वो न्यूट्रलाइज कर देता है, तो इसलिए हम ये मिक्सचर यूज करते हैं। अब बताइए ट्रांसप्लांटिंग, हाउ डू आई व्हेन आई गेट माय रोजेस? सो ट्राई टू गेट योर रोजेस that they come by end of October or by November. Even if you go into December, there is no khatra. That also is fine. Cooler weather is much better. अब आपके पास मान लीजिए रूट बॉल समेत आया है, तो आपको पता है आप अपने गमलों में एक यू शेप होल बना लेंगे, अच्छा सा, उसमें कम से कम मिट्टी आप ऊपर की, कम से कम आप नहीं तो 8 इंची मिट्टी निकाल दीजिए और उसमें रूट बॉल बिठाइए। लेकिन जहां पे रूट बॉल शुरू होता है वो आपका हमेशा ऊपर ही रहेगा, मिट्टी की सतह से हल्का ऊपर रहेगा। उसके मिट्टी की सतह से अगर नीचे चला गया तो फिर वो जो हरा पोर्शन है आपकी डंडी का, स्टेम का या ट्रंक का, वो हरा पोर्शन सड़ने लगेगा। तो इसलिए जहां से रूट बॉल शुरू हो रही है आपकी, वहीं से मिट्टी आपकी गमले में होनी चाहिए, या उसको हल्का सा ऊपर भी आप रख सकते हो, पर नीचे नहीं, दबाना नहीं उसको नीचे।
ये रूट बॉल के लिए हुआ। बेयर रूटेड है तो जैसे बेयर रूटेड आया, उसको जिस दिन वो बेयर रूटेड आया, आप पैकेट में से खोल के उसको एक बाल्टी में बेविस्टीन का पानी बना दीजिए, या आपके पास अगर छाछ है, अगर छाछ खट्टा हो गया, 4 दिन पुराना छाछ है या फिर 10 दिन पुराना हो तो बहुत ही बढ़िया है। वो छाछ को पानी उसमें 4 गुना डाल के उसके अंदर आप बिठा दो, ये सारे आपके बेयर रूटेड रोजेस जो आए। बेविस्टीन में करना चाहो बेविस्टीन में भिगो दो इनको और थोड़ी देर उसमें भीगने दो। फिर आप अगेन गमले में से कम 8 से 10 इंच की मिट्टी ऊपर की, मतलब इतनी सारी मिट्टी आप निकाल दो। शायद 8 से 10 इंच बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो आप 6 से 8 इंच तक की मिट्टी निकाल के फिर आप ये बेयर रूटेड को अच्छी तरह रूट्स को फैला के इसे बिठाओ। अगेन इसका स्टेम कहाँ जमीन में था, ये आया है आपके पास, तो आपको निशानी दिखाई देगी कि इसके नीचे ये मिट्टी में था। वो वाला पोर्शन हमेशा आपकी मिट्टी की सतह से हल्का सा ऊपर होना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए, ऊपर ही होना चाहिए। अब आप बाकी मिट्टी भी भर के अच्छी तरह गमले को ठोक दो और इसको फर्म कर दो ताकि ये हिले डुले नहीं, और इसको अच्छी तरह से बिठा के अब आप इसको कहीं पे भी रख सकते हैं और इसको पानी भर के दे दीजिए। एक दफे आपने पानी दिया, उसके बाद थोड़ा सा जब ये अभी जड़ फेंक रहा होगा, अभी जब नए जड़ बनाने का समय होता है उसका, तो थोड़ा सा पानी का ध्यान दीजिए, बट कभी भी सरफेस वाटर नहीं करिए। ये नहीं कि बस ऊपर ऊपर पानी डाल दिया। मैम ने कहा था थोड़ा पानी डालो तो इसलिए मैं 1 कटोरी पानी डालू, वो नहीं करना है, क्योंकि फिर रूट्स ऊपर को आ जाएंगी आपकी, और वो रोज के लिए तो बिल्कुल ही खतरे की निशानी है। वो ऐसे नहीं, जब भी पानी दोगे भर के पानी दो और फिर आप मिट्टी को देखो आपका, क्योंकि जब आप पानी दे रहे हो ना तभी आपको पता लग जाएगा कि मिट्टी से ये पानी कैसे विद इन 30 टू 50 सेकेंड्स वो पानी नीचे उतर जाना चाहिए। अगर नहीं उतर रहा तो फिर आपके ड्रेनेज की प्रॉब्लम हो रही है। सो पॉट मिक्सचर जो आप पॉट को बनाते हो, ये कई दफे मैं लेक्चर दे चुकी हूँ कि नीचे ठीकरियां कम से कम 3 से 4 इंची ठीकरियां होनी चाहिए। सबसे नीचे आप डालोगे मोटे बड़े वाले ठीकरी ताकि होल वोल सब छिप जाए, उसके ऊपर मीडियम ठीकरी, फिर उसके ऊपर छोटी ठीकरी। सो 3 लेयर्स ऑफ ठीकरी डाल के फिर मिट्टी डालेंगे। अब आपके ड्रेनेज में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ये मैं आपको हमेशा बता सकती हूँ। सो वाटरिंग हैज टू बी डन शुरू में, जब तक उसकी रूट सिस्टम ना फॉर्म हो। आप देखोगे जैसे उसमें पत्तियां आने लग जाएंगे तो आपको पता है अब ये प्लांट जो है एक्टिव हो गया है। अब ये प्लांट एक्टिव है, अब इसकी जड़ें काम करना शुरू कर रहे हैं। तो जब ये शुरू हो जाती है तो ये टाइम जो है, दिस इज इक्वल टू योर प्रूनिंग टाइम। जब आपने प्रूनिंग खत्म कर लिया या प्लांटिंग करा, वो समय मोर और लेस एक बराबर ही होता है। हालांकि प्रूनिंग हम लोग तब करते हैं जब नाइट टेम्परेचर 15 डिग्री से नीचे आ जाए। सो आप नाइट टेम्परेचर पे ध्यान दीजिए। अगर आपका नाइट टेम्परेचर अक्टूबर नवंबर में ही जाके 15 पे आता है, वो तब आप उस टाइम पे प्रूनिंग करेंगे। सो प्रूनिंग किया या नया प्लांट लगाया, वो एक ही प्लांट की ग्रोथ की वही होती है। आई एम नॉट टचिंग प्रूनिंग एट ऑल बिकॉज प्रूनिंग प्रवीण जी इज अ फुल सब्जेक्ट। वो कभी भी आप अक्टूबर में मुझे बुला लीजिए, आई विल टॉक ओनली अबाउट प्रूनिंग ऑफ रोजेस बिकॉज दैट इज वेरी डेलिकेट प्रोसेस। इस वक्त आपके पास क्या हो रहा है, एक फ्लश ऑफ रोजेस आ चुके होंगे और अब आपका प्रेपरेशन चल रहा है फॉर द सेकेंड फ्लश जो फरवरी में आएगा। तो जब आप सेकेंड फ्लश फरवरी का देख रहे हैं, तब आपको इसमें फीडिंग करनी है। फीडिंग आपको बहुत अच्छी तरह करनी है। एज सुन एज द फर्स्ट फ्लश इज ओवर, आप हर 15 दिन में एनपीके का डोज डालिए। एनपीके कम से कम आप गमले में कर रहे हो तो आप डालोगे कम से कम 5 ग्राम
1 टीस्पून, फुल टीस्पून इन 1 लीटर ऑफ वाटर, अच्छी तरह उसको मिक्स करके वो वाला पानी आप अपने गुलाबों को दीजिए। तो आज आपने ये रोज मिक्स ये एनपीके दिया, उसके 1 हफ्ते बाद आप बायोवीटा दीजिए, वो भी 1 टीस्पून, और आप दाना-दाना उसमें मिट्टी में डाल के पानी दे सकते हैं। तो 1 हफ्ते बाद बायोवीटा दिया, फिर उसके 1 हफ्ते बाद आप एनपीके देना चाहे तो रिपीट कर सकते हैं, नहीं तो आप लिक्विड मैन्योर दीजिए। लिक्विड मैन्योर ऑफ नीम खली, बोन मील, सरसों की खली, ये तीनों की जो लिक्विड मैन्योर है ये बहुत बढ़िया बनती है, और ये वाला आप दे सकते हैं। तो आपने एनपीके दिया, बायोवीटा दिया, आप फिर आपने लिक्विड मैन्योर दिया। अब इसके 1 हफ्ते बाद फिर से एनपीके दीजिए, उसके 1 हफ्ते बाद फिर से बायोवीटा दीजिए, उसके 1 हफ्ते बाद फिर से लिक्विड मैन्योर दीजिए। तो इस तरह से आप देते रहोगे। फिर आप सेकंड फ्लश पे जब पहुंच जाओगे और आप देखोगे कि अब आपके बड्स फॉर्मेशन शुरू हो गया है, तब आप थोड़ा सा मैग्नीशियम सल्फेट दीजिए, अगेन 1 टीस्पून टू 1 लीटर ऑफ वाटर, एंड फीड योर रोजेस। तो मैग्नीशियम सल्फेट दिया आपने, अगर आप चाहो तो उसके 3 दिन बाद फेरस सल्फेट। Ferrous sulfate, half a teaspoon is enough for 1 liter of water, or even 1 teaspoon is enough. But ferrous sulfate जब आप दे रहे हो तो पत्तों के ऊपर नहीं गिरना चाहिए, चाहे मैग्नीशियम सल्फेट हो या फेरस सल्फेट हो, आप मिट्टी में डालोगे और पत्तों के ऊपर नहीं डालोगे, नहीं तो पत्ते इसके फेरस सल्फेट के निशानी छोड़ते हैं। So you keep feeding like this. हाँ, अब एक दफे आप एक बीच में कोई मिटीसाइड ले लीजिए, मिट 50 या बहुत सारे ऐसे इंसेक्टिसाइड्स हैं, इसमें माइट्स लगने का बड़ा डर रहता है, और स्पेशली फरवरी में जो डे एंड नाइट टेम्परेचर में वेरिएशन बहुत ज्यादा होती है, उस टाइम पे माइट्स, एफिड्स, ये सब कीड़े आते हैं। तो अगर आप ऑर्गेनिक करना चाहे तो ऑर्गेनिक में बहुत सारे आपके वो हैं, जैसे 3 ml of दूध, 3 ml of milk in 1 liter of water, वो आप व्हाइट फ्लाइज के लिए दे सकते हो। फिर 3 ml of नीम ऑयल in 1 liter of water, ये आप और कीड़ों के लिए, एफिड्स वगैरह के लिए भी आप दे सकते हैं। तो ये आपका, पहले आप करिए स्प्रे नीम को, फिर आप करिए दूध का, तो इसका वेरिएशन भी आपके कीड़ों को भगा सकता है। फंगस अगर डाईबैक होती है, कि रोजेस में डाईबैक बहुत होता है, डाईबैक का मतलब ऊपर से काला होता जाता है और नीचे हरे पोर्शन के पास आता है। तो जब ये काला हो रहा है तो थोड़ा सा नीचे का हरा पोर्शन भी लेके वहां काट दीजिए और एकदम से हल्दी लगा दीजिए कट पोर्शन पे। कभी भी गुलाबों को काटेंगे तो एकदम हल्दी या दालचीनी का पाउडर उन पे लगा दीजिए, तो कट्स एक्सपोज नहीं होनी चाहिए आपकी। और तो ये मिटीसाइड्स आप दे सकते हैं। दूसरी बात, हमेशा एचटीज में डिसबडिंग करनी चाहिए। डिसबडिंग क्या है? पूरे स्टेम के एंड पे जब आप देखते हो कली फॉर्मेशन हो रही है, अगर छोटे छोटे और भी कलियां हो रही हैं तो उनको निकाल के मेन सेंट्रल बड को रहने दीजिए। इससे सेंट्रल बड जो है वो बड़ा हो जाता है और उसमें हेल्थ भी ज्यादा होती है। फिर आपके फूल सूख गए, आप देखोगे उसमें फूल सूख रहा है, तो आप देखोगे उसके नीचे जो टहनी आपकी है उसके नीचे एक 3 पत्ती का ब्रांच निकला है, उसके नीचे एक 5 पत्ती का ब्रांच निकला है। आप 3 पत्ती पे नहीं काटोगे, आप एकदम 5 पत्ती के नोड पे आके वहां पे काटोगे। दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज फिर ये फुटाव यहीं से लेगा। 3 पत्ती is still a very weak area, so if you allow cut there the stem when it comes out is also weak stem। 5 वाली पत्ती या 7 वाली पत्ती तक अगर आप जाके कट करोगे, एक तरफ से प्रूनिंग सी भी हो जाती है और आपके वहीं से आपका फिर से फुटाव आता है। और
सबसे अच्छी बात, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, आपके हर गुलाब में एक बड जॉइंट होती है, वो बडिंग से ही तो बनती हैं रोजेस। एक तो प्रोपगेशन और एक प्रूनिंग, ये मैं दोनों अलग से ले लूंगी बिकॉज दे आर फुल सब्जेक्ट्स ऑन देयर ओन। तो जब बड जॉइंट होती है वो आपको दिखता है, गांठ सी होती है वहां पे, उसके नीचे से अगर कोई भी शक्कर निकल रहा है वो कट करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपकी वैरायटी खो जाएगी और आपके पास ये मदर प्लांट का शक्कर रह जाएगा जो इतना बढ़िया नहीं होगा। तो कटिंग सकर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और विटामिन बी देना भी गुलाब के लिए बहुत अच्छा है। विटामिन बी कैप्सूल्स आते हैं, टैबलेट्स आते हैं, उनको अगर आप एक आधा टैबलेट बी कॉम्प्लेक्स का ले लो और उसको 2 लीटर पानी में घोल के वो आप दो, दैट इज वेरी गुड फॉर रूट डेवलपमेंट। तो आपके जब भी आप ट्रांसप्लांट करते हो तब हमेशा कोई भी प्लांट हो, बी कॉम्प्लेक्स देना बहुत बहुत जरूरी है, वो बहुत हेल्प करता है। जरूरी तो नहीं है आपके प्लांट्स रूट फेंकेंगे ही, but if you give B complex, then the roots are healthy. Also humic acid is also very good for root development. नए plants को जब भी transplant करो तो use this humic acid. I am racing through because of the shortage of time. That's why. Or now if I will answer the questions for the roses, then I'll go to chrysanthemums. और सबसे पहले श्यामा जी, इसका मतलब हम लोग हाँ। फरवरी में गुलाब ना खरीदें, क्योंकि अभी जैसे नहीं, बहुत गुलाब आ रहा है नहीं, मार्केट में। जनरली बिल्कुल हम भी लोग नहीं। मैं तो नहीं रेकमेंड करती हूँ फरवरी, बिकॉज उसके बाद एकदम से गर्मी आती है। तो गर्मी में ये अपने आप को बस बचाव कर लेता है। देखोगे आपके गर्मी में आपके गुलाबों में कीड़े भी लगते हैं, सब कुछ होता है उसके साथ अनफॉर्चुनेटली। बट इसलिए क्योंकि वो अपने आप को बचा ही नहीं पाता, वो वीक हो गया है, तो इसलिए फरवरी में नहीं हम खरीदते, मैं तो नवंबर में ही लेती हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। सो एनीबॉडी हैव एनी क्वेश्चन जी, एक रिगार्डिंग? चीज मुझे श्यामा हाँ जी, जी, हाँ जी, प्लीज मुझे एक चीज पूछनी है श्यामा जी, मैं सुमन माथुर बोल रही हूँ। हाँ हाँ, सुन गए, मैं तो आवाज श्यामा जी, आप पहचानी। ह्यूमिक, अच्छा श्यामा जी, आप ह्यूमिक एसिड हमको बनाना बताया था, मैंने बना के बॉटल में फ्रिज में रखा हुआ है ह्यूमिक एसिड, तो उसको हाउ टू यूज इट? 5 ml in 1 liter करूं of water. 5 ml in 1 liter of water. 5 ml ठीक in है जी, 1 liter of water. और सुनिए सुमन जी, वापिस 5 ml पानी उसी बोतल में डाल दीजिए। 5 लीटर पानी, 5 ml पानी वापिस उस बोतल में डालिए। ये अक्षय पात्र की तरह है, ये कभी कभी खत्म नहीं होता है। तो श्यामा जी, ह्यूमिक एसिड दीजिए सबको, ह्यूमिक एसिड का फॉर्मूला बता दीजिए। वैसे मैंने 2 बॉटल बना के, 2 बॉटल बना के मैंने फ्रिज में रखी हुई है। मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगी, आप लोग कोई भी घर में बना सकते हैं। इट्स वेरी इजी टू मेक इट। अच्छा, अब हम हाँ जी बताइए। जो ये लिक्विड मैन्योर का आपने बताया, बोन मील, सरसों खली, नीम खली, एक बार इसका भी बता दीजिए कैसे बनाएं। आप बेसिक गार्डन ट्रेनिंग ज्वाइन करिए, उसमें ये सब कुछ बताते हैं। हम लेक्चर्स में दोबारा वो बताएंगे तो लेक्चर नहीं आगे बढ़ेगा भैया। तो वो आप तो मैंने किया है, ठीक है। तो उसमें तो बहुत बताया गया है आपको, ठीक है, आपको बताया गया ना। आई विल चेक। यस श्यामा जी, श्यामा जी, मैं सरिता माथुर हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, श्यामा जी, ये बताइए कि जो जमीन में लगाएंगे गुलाब, तो उसमें भी नीचे ठीकरी लगानी है क्या? उसमें तो मैंने बताया ना, नीचे बेस में आपको 4 इंची ईंट की रोड़ी बिछानी है। अच्छा जी, ठीक। ईंट की रोड़ी जो बोली थी, उससे फिर हाँ जी, हाँ जी। आपका ड्रेनेज सही रहेगा।
ड्रेनेज के लिए। हाँ हाँ जी, जी, हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। और कुछ? How frequently repotting should be done in roses? Repotting in roses. You can actually, I don't like to, unless it has grown in size and it has become big, then I would like to transfer it to the next big pot, which can be 14-inch pot, from 12-inch to 14-inch pot. Otherwise, try to remove the soil from the top and mulch it again with this fresh mixture जो मैंने आपको mixture जो बताया, put back that mixture. When you remove all this soil ऊपर से, तब आप root system को देख सकते हैं. रूट आपके अगर आपके कंटेनर के साइड्स को टच कर रहा है तो आप उसको ट्रांसफर करिए, नहीं तो बार बार उसको रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है. And do we have to trim the roots? No, nothing. Not in roses. You don't need to do anything. Leave it in that. If you find the roots have spread and they're touching the edge of the pot, then you take a bigger pot, prepare it like the way I've told you to prepare in the month of November, and then you transfer this with the root ball or bare rooted, whichever you like. Only repotting can be done in November, not in February also? No, not in February. No. Right, ma'am. Thank you. श्यामा जी नमस्कार. Okay. हाँ जी गुप्ता, नमस्कार जी. नमस्कार जी. आपने बहुत अच्छी तरीके से समझाया है. और I don't know, मैं जल्दी बोल. हाँ, थोड़ा सा जल्दी, टॉपिक काफी लंबा है ये, लेकिन फिर भी ट्राइड योर बेस्ट. इतना नहीं था, मैं खुद मतलब नोट कर रही थी, एंड आई एम अ वेरी स्लो राइटर एंड आई कुड राइट ईच एंड एवरीथिंग, सो इट वाज ओके. क्वेश्चन कुछ पूछिए, कुछ पूछना है मिस गुप्ता जी, कुछ पूछना है? नहीं पूछना तो आपसे नॉलेज तो बहुत लेनी है. कुछ आता है आपको, तो सब कुछ आता है. आपसे नॉलेज बहुत लेनी है, लेकिन अभी कुछ पूछने वाली चीज नहीं है मेरे को. नहीं, अब आपको तो बहुत. ह्यूमिक एसिड का मैंने अपने लेक्चर में बताया था हाउ टू प्रिपेयर, आपने नोट भी किया था. हाँ, मैंने भी नोट किया था, वही मुझे ध्यान नहीं आ रहा. आई रिमेम्बर दैट. तो आप व्हाट्सएप कर दीजिए सबको, सो दैट दे आल्सो नो हाउ टू मेक. आपने चावल से बताया था ना, आपने चावल से बताया था. उपले से. अच्छा, मैं जो बताती हूँ वो चावल से भी. शायद मैंने दोनों बताए थे. आपने हमें तो चावल का बताया था. हाँ. ओके. एक उपले से भी बनता है. ओके, दोनों प्लीज व्हाट्सएप कर दीजिए ग्रुप में. ओके, आई डू. सबको फायदा हो जाएगा ना, सबको फायदा. जी. बिल्कुल. गुड आफ्टरनून श्यामा जी. हाँ जी, क्वेश्चन पूछो. क्वेश्चन बस ये है, बहुत अच्छा लगा लेक्चर, इट वाज वेरी गुड, एंड व्हेन दैट आर्मी नेम कम्स आई रियली लाइक इट बिकॉज़ आई एम आर्मी ऑफिसर्स वाइफ. Okay. And today my senior is also, I'd asked her also to attend because she wants to join. She was very keen for the roses, and she said my father, what he used to get the roses, I am not getting that. No, we don't get it. वो उस टाइम की बात ही और थी, हवा की बात और थी, पानी की बात और थी. And her father was also army officers, and staying at different places like Mau and Nagrota, we get much better. Much better. वो तो है. Yeah. अच्छा, any question you have? Okay. मैम एक क्वेश्चन है कि क्लाइंबर्स की भी प्रूनिंग होती है क्या? क्लाइंबर्स की रोज क्लाइंबर्स की प्रूनिंग होती है क्या? रोज क्लाइंबर्स की प्रूनिंग बहुत हल्की होती है, बहुत हल्की. You just remove all the dried twigs and just trim about 2-3 inches at the beginning, but otherwise climbers की कोई pruning नहीं होती है, बहुत light होती है. Okay. Thank you. श्यामा जी. या बोलिए ईला जी. हाँ, मेरा ये था कि जैसे आप देसी गुलाब को रूट डिवीजन से आप प्रोपोगेट कर सकते हो, ऐसे मिनिएचर को कर सकते हो?
मिनिएचर को आई डोंट नो, कटिंग से कर सकते हैं। मिनिएचर भी है और मैंने क्लाइंबर्स को भी कटिंग से करा है जी। ओके, थैंक यू। HT और फ्लोरिबंडा नहीं हुआ। नहीं, वो नहीं। कटिंग से in the month of November only. Shama ji? No, you can make cuttings in after the monsoon is over, then also you can make cuttings. वो भी जड़ पकड़ लेता है। Okay, thank you. September is a good time. I had grown roses in Kangar. तो जो खंगर में मैंने उगाए थे वो none of those survived, but when I grew them in soil, you know, then they are flourishing. So I don't know, something wrong I did with Kangar. No, in Kangar, I will tell you, Kangar is very intensive. It's a very intensive thing. You have to, like he has told us, Rahul ji has told us, सुबह उठ के आपको पानी उनको भर के पानी देना है, ठीक है जी, और फिर हर तीसरे दिन आपने उसको फीड करना है, फिर आपको पेस्टिसाइड्स और वायरस और उसका फंगस की दवा देनी है। तो it is a little, it's a lot of work, which I admit that everybody cannot do it, but Rahul ji is doing it, and I must say he's done a fantastic job. पानी भी देने के लिए जैसे राहुल जी ने बताया है, अपना पाइप पकड़ो और रूट्स के पास लेके जाओ, 10 तक काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन टेक इट टू द टॉप, सारी पत्तियों में वहां भी 10 तक काउंट करिए। बिल्कुल बिल्कुल, वो करना बहुत जरूरी है। एंड आई एम गेटिंग अ वेरी गुड रिजल्ट्स, बहुत अच्छे जा रहे हैं मेरे रोजेस पे। पर हाँ ये है थोड़ा, ये थोड़ा सा जो है वो इम्पोर्टेड बच्चा है, जिसको हमेशा जो है वो एनर्जी बार चाहिए, अटेंशन चाहिए उसको, बहुत अच्छा। थोड़ा क्रिजांथेमम का मैं बताती हूँ सिर्फ अभी क्या करना है आपको, बिकॉज दिस इज अ वेरी क्रिटिकल टाइम फॉर क्रिजांथेमम। जिन किसी के पास भी अभी पिछले फ्लावर्स खत्म हो गए हैं तो वो गमलों में होंगे आपके क्रिजांथेमम। देखिए, एक झाड़ी वाला है और एक लार्ज फ्लावरिंग है, दो टाइप्स हैं। तो झाड़ी वाला है उसको आप मतलब उसके तने को 9 इंच में मतलब मेजर करके ऊपर से काट दीजिए। सेम थिंग विद द लार्ज फ्लावरिंग आल्सो, फ्रॉम द बेस ऑफ द सॉइल 9 इंचेस ऊपर तक उसको लेकर फिर आप उसको अच्छी तरह काट दीजिए। काटने के बाद इसमें आप इसको अच्छे धूप में छोड़ दीजिए और पानी देते रहिए और लिक्विड मैन्योर देते रहिए। इस टाइम पे अगर आप कैल्शियम नाइट्रेट दें, CAN, कैल्शियम नाइट्रेट, उसकी अगर आप 1 टीस्पून इन 1 लीटर ऑफ वाटर मिला के 2-3 गमलों को आप पानी दे सकते हैं, तो ये समय बहुत अच्छा है उसके लिए, क्योंकि उसमें फिर सकर्स निकलती हैं। तो ये टाइम अगर आप ये काम कर दें और सकर्स को खूब सकर्स एनकरेज करें। अब काटने से पहले आपको ये भी पता लगना चाहिए कि ये पीला वाला था, व्हाइट वाला था या ऑरेंज रंग का था। अगर ये आपको पता रहे तो इट्स अ बेनिफिट टू यू ओनली। देखिए, क्रिजांथेमम अगेन मैं अगर लेक्चर देने लग जाऊं तो 5 दिन में दे सकती हूँ उसके ऊपर लेक्चर, बिकॉज इट्स अ फ्लावर दैट इज लाइक दैट, इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ वर्क। तो आई एम जस्ट टेलिंग यू रफली, इफ यू नो द कलर देन यू नो जो इसकी सकर्स निकलेंगी, फिर आप वो सकर्स को फरवरी के 1st वीक या 2nd वीक तक बढ़ने दीजिए। 2nd वीक ऑफ फरवरी में आप अपने पॉट्स तैयार कर लीजिए, 6 इंची के पॉट्स, और उसमें नॉर्मल मिट्टी, नॉर्मल गोबर और पत्ती की खाद और मिट्टी वाला मिक्सचर इन इक्वल प्रोपोर्शन करके वो भर के पानी वानी बेविस्टीन का देके उसको छोड़ दीजिए। फिर आप ये सकर्स जब निकलेंगे, आप देखते हो हाँ इसमें 5-6 सकर्स निकल गए या 3 भी निकल गए, कोई बात नहीं, तो आप पूरे गमले को उल्टा दीजिए, ये मदर प्लांट को झाड़ दीजिए अच्छी तरह, और आप धीरे से ये सकर्स निकालिए और उनमें जड़ें होनी चाहिए। अब इनको, आपको पता है ये लाल रंग का है, तो आप उसको छोटे वाले गमले में एक शक्कर को रखिए।
अगर आपके पास छोटे गमले नहीं है, आपके पास 10 इंची के गमले हैं, तो 3-3 एक ही कलर के 3 लगा लीजिए और उसके बाद पेंट ब्रश से कलर लिख दीजिए, येलो, ऑरेंज, व्हाटएवर। इनको अब आपने लगा लिया 3-3 को, या 6 इंची के गमले में 1-1 को। अब आप इनको पालते रहिए, इनको आपने पानी देना है, पानी देना है और फीड करना है। हर 15 दिन में इसको लिक्विड मैन्योर दे दीजिए, तो ये स्ट्रेंथ पकड़ेगा। अब जब आपने ट्रांसप्लांट किया उस टाइम बी कॉम्प्लेक्स दे दीजिए, ह्यूमिक एसिड दे दीजिए, कोई वन ऑफ द टू। उससे इसकी रूट सिस्टम फिर से अच्छी डेवलप होने लगेगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको फरवरी के मंथ में इनका प्रोग्रेस देखना है। ये समय बहुत अच्छा टाइम है कटिंग लगाने का। अगर आपके पास घर में कार्नेशन के भी गमले हैं तो उसकी एक डंडी लेके कार्नेशन की भी कटिंग इस वक्त लगा लो, क्रिजांथेमम की कटिंग्स लगा लो। जैसे आपके पास अगर प्लांट है क्रिजांथेमम का पुराना, कट करने से पहले उसकी टर्मिनल ऊपर की कटिंग जो होती है 3 इंची, वो निकाल के उसको लगा लो। बट अगेन यू शुड नो ये कौन सा वैरायटी था, कौन सा कलर था। अगर आपको नाम पता है कि हाँ जी ये क्यूक्यूबेरी है या ये सोनार बांग्ला है, तो उसके हिसाब से आप लिख सकते हो गमले के ऊपर कि ये वो वाला कटिंग है। तो आप कटिंग भी लगा सकते हो। कटिंग को सिंपल रेते में ले लो, जमुना सैंड में ले लो और जमुना सैंड को स्टेरलाइज कर लो, अच्छी तरह स्टेरलाइज करके फिर आप उसको तसलों में लगा दो और रूटेक्स में ये कटिंग को डुबो के फिर आप इनको इस तसले में लगाते जाओ। So that way you will get cuttings also. If you are successful with cuttings, nothing like it. But एक बात याद रखिए, ये जो हम ग्रो कर रहे हैं अभी सब मदर प्लांट बने, ये मदर प्लांट्स है। इनमें से हम जुलाई में फिर से कटिंग लेंगे। ठीक है, इट इज नॉट दैट ये ही कटिंग आपको अगले साल फूल देगा, नहीं। ये शक्कर जो आपने बढ़ाए हैं, शक्कर को भी आपने लगाए हैं, इनमें से भी कटिंग्स निकाल के आप अलग अलग झाड़ी बना सकते हैं। अब ये एक एक शक्कर ही है ना, तो ये जब आप समझो अप्रैल, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल इस खूब बड़ा हो जाएगा, फिर इसको 8 इंची गमले में ट्रांसफर करो। और जैसे जैसे ट्रांसफर करते जाओगे वैसे वैसे थोड़ा आपका खुराक रिचर होता जाएगा, थोड़ा गोबर की मात्रा बढ़ जाएगी, थोड़ी सी लीफ मोल्ड बढ़ जाएगी और मिट्टी कम होता जाएगा। ये इस प्रोसेस से अगर आप अपने गुलदावरी को फिर से अप्रैल में एक दफे फिर से आप इसको ट्रांसप्लांट कर लीजिए। इसका आगे का बहुत कुछ है, फिर मैं फिर कभी बताऊंगी, पर लिक्विड मैन्योर डालते रहो हर 15 दिन, सबसे बढ़िया काम ये है। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन? बी कॉम्प्लेक्स, सॉरी मैम आप बोलिए। एक बात मैंने बोलना था, किसी ने मेरे से ये क्वेश्चन भी किया था। अब आप आगे आगे जैसे आप देखोगे अप्रैल में गर्मी हो जाएगी, फिर मई जून 2 भयंकर महीने हैं जब धूप बहुत तेज होती है। देखिए मई का मंथ का धूप भी गुलदावरी को कुछ नहीं करता। एक बात बता दूं, गुलदावरी को हीट बिल्कुल ट्रबल नहीं करता है। उसको अच्छे खुले धूप में छोड़ दीजिए, कुछ नहीं होगा उसको। आप पानी का ध्यान रखें। पानी भी कैसे देते हैं, जब उसकी लीव्स ढलक जाती हैं तब आपको पता है शाम को मुझे पानी देना है, उस दिन भर के पानी दीजिए। अगले दिन खड़े हुए हैं पत्ते मत दीजिए, अगले दिन उसके बाद वाले दिन फिर ढलक गए, उस दिन पानी दीजिए। इस तरह से आप पानी देते और पानी रोक के रख के फिर करते हैं ना, वो बहुत मजबूत और स्ट्रॉन्ग हार्डी बन जाता है। तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। द मोमेंट टेम्परेचर आपका 44 डिग्री से ऊपर हो जाता है या 42 से ऊपर हो जाता है, तब आप 12 से 4 इसके ऊपर थोड़ा हरा नेट डाल सकते हैं। लेकिन ये गर्मी से बिल्कुल परेशान नहीं है, ये परेशान होता है हॉट हीट एंड हाई ह्यूमिडिटी, और ड्रेनेज सही नहीं होगा तो ये सड़ जाएंगी। अदरवाइज गर्मी में इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है,
बस पानी का ध्यान रखिए। और थ्रू द समर आप इसको बायोवीटा देते रहिए और अपना एंजाइम स्प्रे करते रहिए। जब गर्मी आपकी 38 से ऊपर होने लगती है तब हम लिक्विड मेन्योर बहुत डाइल्यूट कर देते हैं, बहुत डाइल्यूट मतलब पानी के बराबर होता है, तब हम वो देते हैं, या फिर हम एंजाइम्स देते हैं और बायोवीटा देते हैं। बायोवीटा ठंडी चीज है, बायोवीटा बहुत अच्छा रहता है थ्रू द समर। और ये किसी ने ये नहीं कहा कि आपको गर्मियों में फीड नहीं करना है, आपको नेचुरली, जैसे हम लोग बैठ के पूरी और कचौरी गर्मियों में नहीं खाते हैं, तब हम लस्सी और ठंडी चीजें खाते हैं, घी की सब्जी खाएंगे, तो वैसे ही प्लांट्स के साथ भी है। बट खाते तो है ना हम लोग, भूखे तो नहीं रहते। तो उसी तरह पौधों को भी आप कुछ हल्का खुराक दे दीजिए। जहां आप देखते हो बहुत ही टेम्परेचर हाई हो गया है और कभी 45 डिग्री भी चला जाता है और बाहर छत पे पड़े हुए ये प्लांट्स तो 50 डिग्री पे है, तो तब आप थोड़ा सा उस टाइम पे यू कैन रिड्यूस द फीडिंग एंड जस्ट वाटरिंग से काम चला सकते हैं। तो ये इस टाइम तक ये काम आप करते रहिए, ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त के लिए फॉर क्रिसैंथेमम। और धूप में उनको जरूर रखना है क्योंकि ये फोटो सेंसिटिव प्लांट है। जब दिन लंबे होते हैं और रात छोटी होती है ये बढ़ता है उसको, और जैसे ही दिन छोटे होने लगते हैं, जैसे सितंबर 23 इज द इक्विनॉक्स, उसके बाद से आपके दिन छोटे होने लगते हैं और अक्टूबर 10 को जाके जब दिन छोटे होके रातें आपकी 14 घंटे हो जाती हैं, तब ये कहता है अच्छा अब समय हो गया, अब ये बड फेंकेगा, अब ये बड फेंकेगा और तब से वो फ्लावर देने के चक्कर में रहेगा, फिर वो ग्रो नहीं करेगा। तो आपकी फीडिंग का पैटर्न भी चेंज होना चाहिए, तब आप दोगे फॉस्फेट ज्यादा और पोटाश ज्यादा, तब आप नाइट्रोजन नहीं दोगे, तो तब आप जाओगे वो 0 क्या है 54 32 है या क्या है वो वाले एनपीके पे आप जाओगे। हाँ 54 32 वो उस पे आप जाओगे जब बड फॉर्मेशन होती है। सेम विद रोजेस ऑल्सो, जब बड फॉर्मेशन होता है तो एनपीके जो आप देते हो ना वो वाला एनपीके अब आप नाइट्रोजन कम करके ये वाला फीड दीजिए 54-32 वाला। 54-32 हाँ, because now it should concentrate on flowers. But Shyama ji, this time I tried this banana and onion tea and it gave me very excellent results. Of course, that's organic ना, वो बिल्कुल करता है। मैं तो केला खाती हूँ तो छिलका लेके अपने प्लांट में डाल देती हूँ, उसकी मिट्टी में दबा देती हूँ, और मेरे हाइबिस्कस इतने खिलते हैं, मोगरा इतना खिलता है, मतलब very effective. Yes, very effective, no doubt. कॉम्पोस्ट का टी भी आप यूज कर लो, वो भी अच्छा है। Any other question? क्रिसैंथेमम में फूल काफी आ रहे हैं अभी तक तो। मेरे तो समर में भी आए थे फूल। नहीं, ये सब बहुत लेट वाले फूल है, समर में भी इसलिए आए होंगे क्योंकि बीच में 3 दिन बादल रहे तो वो सोचता है ये तो रात हो गई तो वो बड फेंक देता है। बट इफ यू आर ग्रोइंग सीरियसली देन यू डोंट टेक दोस फ्लावर्स, आपको काट देना चाहिए, निकाल देना चाहिए, क्योंकि एवरी टाइम कोई भी प्लांट फ्लावर देता है उसकी एनर्जी कितनी जाती है।